हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तले टाइम्स पर। आपको पूरी स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ डेविल सेओ, एपिसोड 1। मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। राजपूत पैलेस का हॉल बिल्कुल सन्नाटे से भरा हुआ था। सोफे पर बैठा त्रिजल राजपूत अपने डैड यानी मिस्टर राजपूत से काफी नर्म लहजे में बोला, डैड, क्या आपने डिसीजन लिया? मिस्टर राजपूत ने गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए जवाब दिया, त्रिजल, आखिर तुम्हें जल्दबाजी किस बात की है? हमें शादी की बात की है अद्रांश से, वो उसका फैसला होगा वो क्या डिसीजन लेना चाहता है। ये हमारे हाथ में नहीं है। और तुमने क्या सोचकर उसकी बेटी के साथ शादी करने का फैसला लिया है? क्या तुम एक दूसरे को जानते भी हो? तुम्हारी और उसकी उम्र का फासला भी देखा है तुमने। मैं निशब्द हूँ तुम्हारे इस जिद के सामने। प्लीज डैड, अब आप ये बच्चों की तरह बातें मत बनाए। क्या आपको नहीं याद आपकी और मॉम की एज भी डिफरेंस मैटर करती है? त्रिजल ने अगले ही पल उन्हें टोका। उसकी बात पर मिस्टर कपूर उसे घूरते हुए बोले, बेवकूफ, तुम्हारे और उसके बीच हम कहाँ से आ गए? और अगर तुम्हें यही एग्जाम्पल देना था तो ठीक से देखो, वो तुमसे लगभग 10 साल छोटी होगी। यहाँ तक कि वो अभी तक बालिग भी नहीं हुई। त्रिजल उनकी बातों पर दबी हंसी हंसते हुए बोला, डैड, स्मन, बालिग और नाबालिगा का कोई एजेंडा ही नहीं बनता। यू नो डैड, अगर प्यार हो जाए तो उसके सामने एज मैटर नहीं करती। मुझे भी उससे प्यार हो गया। अब इसमें ना मेरी गलती है और ना उसकी गलती, सिर्फ इसकी है। कहते हुए त्रिजल ने मिस्टर राजपूत को अपने सीने पर उंगली रख दिखाते हुए दिल की तरफ इशारा किया। मिस्टर राजपूत उसके आगे पूरी तरह से फेल थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए जवाब दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैंने अद्रांश से बात कर ली, अब फैसले उसका होगा, मेरा नहीं। और एक बात कान खोलकर सुनो, कल शाम पार्टी हर हाल में होगी। मैं तुम्हारी वजह या तुम्हारी किसी भी बेकार जिद के आगे अपनी सालों से बनाई मेहनत को जाया नहीं कर सकता। और अगर तुमने बेफिजूल तमाशा बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर राजपूत के जाते ही त्रिजल पीछे की तरफ लीन हुआ और गहरी सांस भरता हुआ बोला, ओके डैड। अगले ही लम्हे इसके होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई, जो हद से ज्यादा शातिर और तीखी थी। खुराना पैलेस, आपने जानबूझकर ऐसा किया ना? विश आंखों में आंसू लिए सामने खड़े दक्ष को देख बोली। दक्ष विश की आंखों में आंसू देख अपना सिर पकड़ता हुआ बोला, ओह गॉड, आधी जिंदगी बीत गई लेकिन इसका रोना काम नहीं हुआ। बच्चा गोद ले लिया मैंने। दक्ष अपने मन में बोला, फिर सामने रोती हुई विश को देख उसके कंधों को पकड़ अपने करीब खींचता हुआ बोला, जान, इसमें मेरी गलती नहीं है और ना मैंने उसे फोर्स किया है। अब वो जोन कंपनी का सीईओ है तो जाहिर है उसे जाना पड़ेगा। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को स्टेबल करना होगा। विश दक्ष की बातों को बेशक समझ रही थी, लेकिन उसे अक्ष का अपने से दूर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिवाक्ष पहले ही उससे दूर था और अब अक्ष वो उसे छोड़कर जा रहा था। जाहिर विश एक इंडियन मॉम थी, जिसे बेटे जिगर के टुकड़े के जैसे थे। और फिजा पापा की जान। हालांकि मोहब्बत कम नहीं थी। विश दक्ष के सीने में छुपकर रोने लगी। दक्ष बस खामोशी से उसके आंसुओं को बहने दे रहा था। कुछ देर बाद विश अक्ष के पास आई, जो जाने के लिए तैयार था। मम्मा। अक्ष उसकी ओर आया। विश ने नाराजगी में भी बेहद प्यार से पूछा, जल्दी आओगे ना आप? अक्ष के होठों पर काफी चार्मिंग स्माइल आ खिली। उसने मुस्कुराते हुए विश को हक किया और उसके माथे पर अपने होठों को रखता हुआ बोला, हाँ मम्मा। विश ने भी अक्ष के बाहों में आते हुए मासूमियत से कहा, आप अपना ख्याल रखना और हम जब भी आपको फोन करें तो फोन रिसीव करना, वरना हम नाराज हो जाएंगे। दक्ष उन दोनों को यूं चिपका हुआ देख बोला, मेरी ही किस्मत साली खराब है। पति मैं हूं और पति वाले ट्रीटमेंट इसे मिलते हैं। उसके बगल में जेब में हाथ डाले खड़ा तेजस दबी हंसी के साथ बोला, तुम्हारी बदकिस्मती। दक्ष की नजर अगले ही पल अंश पर पड़ी। उसे देखता हुआ बोला, मुझसे बड़ा बदकिस्मत तो वो रहा जो नौकरों की जिंदगी जी रहा है। उसके इशारे पर तेजस ने अंश को देखा, जो शायद अपनी हरकतों की वजह से नूरवी से मार खा रहा था। अक्ष एयरपोर्ट के लिए निकला, पर करीब 10 मिनट की दूरी तय कर अक्ष की कार सिंह विला के बाहर आकर दूरी, जो बाहर ही कुछ दूरी पर थी। अक्ष ने विला को देखते हुए अपना फोन निकाला और इनायत को कॉल किया। इनायत इस वक्त एग्जाम की तैयारी में बिजी थी, लेकिन उसने अपने फोन पर आते कॉल की आवाज से अपने फोन को देखा तो अक्ष का कॉल आता देख उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट से भरी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ खिली। उसने जल्दी से अपने लबों को दबाकर कॉल रिसीव किया और बालकनी के दरवाजे पर आई। अगले ही पल अक्ष की आवाज आई, कम आउट ऑफ द विला, बेबी गर्ल। इनायत के चेहरे पर सवाल भरी नासमझी और हैरानी के भाव आए। उसने सामने फैले अंधेरे को देखा। रात
वो इतना कि कह पाई थी कि अक्ष की भारी आवाज ने उसकी आवाज दबा दी। अगर तुम नहीं आए तो मैं ऊपर आने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लूंगा। इतना कहते ही अक्ष ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। इनायत हैरानी और डर से अपने फोन की स्क्रीन देखने लगी। अक्ष कार के बैक डिक्की बोनेट से टेक लगा कर खड़ा अपने होठों के बीच दबे सिगरेट के लंबे और गहरे कश को खींचता हुआ हवाओं में उड़ा रहा था। शायद वो कुछ खोया हुआ सा था। इनायत अगले ही पल अक्ष के सामने इनायत आ खड़ी हुई। उसने बड़ी मासूमियत से अपनी आंखों में चाम लिए अक्ष को देखा। अक्ष जिसने बस एक हल्की नजर इनायत पर डाली थी, उसने फौरन अपनी सिगरेट का लंबा कश खींचकर अपने होठों को उसके होठों पर रख बेहद शिद्दत भरी सनक के साथ चूम लिया। इनायत की आंखें हैरानी से फैली लेकिन अक्ष के होठों के दबाव को महसूस कर सिसकते हुए अपनी आंखें भींच ली। उसका चेहरा पलक झपकते लाल पड़ गया। अक्ष की पकड़ इनायत की कमर पर कसती जा रही थी। इस कदर उनके बीच की नजदीकियां थी कि अक्ष के ब्रॉड अंडरस्कोस्टर में इनायत का नाजुक सीना पूरी तरह से दबकर पीस चुका था। कमर जैसे अकड़कर टूटने पर आ गई हो। अक्ष का दूसरा हाथ इसके चेहरे को जबड़ों से पकड़कर थामे हुए बेहद बेसब्री से अपने करीब करने के लिए बेकरार उसके होठों को भूखे शेर के जैसे खाने पर उतरा हुआ था। इनायत ने जल्दी से अपने हाथ अक्ष के बाजुओं पर रख अपनी मुट्ठियों में उसकी आस्तीन के कपड़ों को भरना शुरू किया। उसकी सांसें फूलना शुरू हो गई थी और सांस न ले पाने की वजह से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें किसी समुद्री सीप की भांति चमक रहे थे। अब तक इनायत को अपने होठों पर बेतहाशा दर्द का एहसास होने लगा था, पर अक्ष वो जैसे इस वक्त अपने अंदर उठे बेचैनी के तूफान के आगे इनायत के दर्द को जरा भी महसूस नहीं कर पा रहा था। वो बस भूखे भेड़िए की तरह इनायत के होठों पर टूट पड़ा था। कभी वो इनायत के अपर लिप को सक करता तो कभी उसके लोअर लिप को बाइट करता। ना जाने कितने देर उसने इनायत के होठों को चूमा। इनायत अब अपना होश होने लगी थी। उसकी भींची हुई आंखें नम पड़ने लगी। अक्ष के बाजुओं से पकड़ ढीली होने लगी कि तभी अक्ष ने झटके से इनायत के होठों को छोड़ उसे अपने सीने से लगाकर उसे अपने सीने में बांध लिया। वो पूरी तरह से बेचैन था। इनायत की फूलती सांसें उसके गर्दन पर पड़ रही थी। सांसों से फूलता सीना वो अपने ब्रॉड एब्स पर कसता हुआ महसूस कर रहा था। वो खुद भी लगभग हाफ रहा था। अक्ष ने इस दम से इनायत के बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, होल्ड मी बेबी गर्ल। इनायत जो अभी अपने आप को संभालने में लगी हुई थी, अचानक अक्ष की आवाज पर उसने आहिस्ता से सिर उठाकर अक्ष देखना चाहा पर फिर कुछ सोचकर रुकी और जैसा अक्ष ने कहा वैसा ही किया। अक्ष लंबी और गहरी सांसें भरता हुआ इनायत के अंदर से आती उसकी रियल फ्रेग्रेंस फील करने लगा। इनायत को कुछ समझ नहीं आया, पर वो यूं ही अक्ष की बाहों में छोटी सी चूहिया बनी दबी रही। अक्ष और इनायत जब शांत हुए और अपनी सांसों को पूरी तरह संभाल लिया तो अक्ष ने अपने अंगूठी को इनायत की गर्दन पर चलाना शुरू किया। उसका मूव बेहद सेंशुअल था, जिसने इनायत को अंदर तक सिहरन पर मजबूर कर दिया। वो हल्का सा कांप गई, लेकिन अक्ष यही नहीं रुका। उसने अब अपने होठों को इनायत की गर्दन पर चलाना शुरू किया तो इनायत ने उसके बाजुओं को कसकर पकड़ लंबी लंबी गहरी सांसें लेनी शुरू कर दी। उसने अपनी पलकों को भींच लिया और निचले होंठ को दांतों से दबाया। अक्ष के होंठ बेहद बेसब्री से इनायत की गर्दन पर सरकते हुए मचल रहे थे। अचानक ना जाने क्या हुआ, अक्ष एकदम से इनायत के गर्दन के किनारे अपने नुकीले दांतों को बड़ी बेचैनी से दबाया तो इनायत थोड़ा कसकर चीखी। अक्ष अब उससे अलग हुआ और इनायत को अपनी नशे भरी जुनूनी निगाहों से घूरा। दिस इज अ सिंबल ऑफ माई लव। अक्ष का लहजा हमेशा की तरह ठंडा और साफ था। इनायत अपने गर्दन पर उस जगह अक्ष के अंगूठे को सहलाता हुआ महसूस कर अपने अंदर एक अजीब से गूजबम्स उठता हुआ महसूस करने लगी। अक्ष ने अगले ही पल झुककर उस जगह पर अपनी जबान फेरी हो इनायत लगभग कांपती हुई सिरी। अक्ष उसके इस अंदाज पर टेढ़े अंदाज में मुस्कुराया और वापस इनायत के सामने होकर उसके ऊपर झुकते हुए कहा, यू आर एन एडिक्शन टू मी। इनायत की पलकें झुकी रही क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी जो वो अक्ष की आंखों में आंखें डाल सके, वो भी इस वक्त। बिल्कुल नहीं। अक्ष ने उसका चेहरा थाम और उसके सूजे हुए लाल और हल्के नारंगी रंग में चढ़े होठों को अपनी भूखी नजरों से घूरता हुआ बोला, जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक ये निशान मिटना नहीं चाहिए। आई यू अंडरस्टैंड दिस? इनायत उसकी बात पर झटके से अपनी पलकों को उठाए सवालिया नजरों से अक्ष को देखने लगी। उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी, जिसे सिर्फ वो आंखों से बयां कर सकती थी। अक्ष उसकी आंखों को देख हल्का सा झुका और धीरे से उसके होठों को चूमता हुआ बोला, गो इनसाइड। इनायत के होंठ सवाल करने के लिए हल्के से हिले, पर अक्ष की ठंडी नजरों ने उसकी जबान पर लगाम लगा दिया। वो चुपचाप आंखों में आंसू लिए अक्ष को देखने लगी कि शायद अक्ष उसके आंसुओं से कुछ समझ जाए, पर अक्ष जो पहले ही उसके सवाल को समझ चुका था उसने ना समझी का दिखावा कर इनायत को सीधा अंदर जाने का ऑर्डर किया।
इनायत जैसे ही सिंह विला के गेट के अंदर दाखिल हुई, अक्ष की कार उसकी नजरों से पल भर में ओझल हो गई। ये देख इनायत को अपना दिल काफी तेजी से पिघलता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका और तेज कदमों से भागते हुए अंदर की तरफ चली गई। अक्ष पूरे 1 हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था, और वो जिस काम के लिए जा रहा था वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस स्टेप था। वो चाह कर भी इस मीटिंग और डील को छोड़ नहीं सकता था। इधर सिड फाइनली अब अपने शूट से फ्री हो चुका था। कुछ 1-2 दिन की लीव के बाद सिड को 2 दिन अपनी फर्स्ट मूवी के लिए प्रमोशन साइट पर जाने की जरूरत थी। सिड की असिस्टेंट, जिसे कंपनी ने ही उसके लिए साइन की थी, उसने सिड को उसके 2 दिन बाद के शेड्यूल बताने के लिए कॉल किए, क्योंकि जाहिर था 2 दिन सिड किसी भी तरह के प्रोफेशनल वर्क से दूर रहने वाला था, और ये बात खुद सिड ने उसे क्लियरली बताई थी। सिड, जो अभी अभी शावर लेकर कमरे में आया था, उसके बेड तक पहुंचे कॉल रिंग हुआ। उसने अपने फोन पर सरसरी नजर डालते हुए फोन उठाया और कॉल रिसीव कर बोला, हाँ मम। बोलो काव्या। हेलो सर, सॉरी मैं आपको ऐसे इतनी रात में कॉल कर रही हूँ, बट एक्चुअली मुझे आपको आपके 2 दिन बाद के शेड्यूल बताने थे, तो मुझे करना पड़ा, काव्या ने बेहद पोलाइटली जवाब दिया। सिड अपने बाल ड्राई करते हुए मिरर के सामने खड़े हुए बोला, इट्स ओके, थैंक यू सर, काव्या ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और फिर सिड को सारे शेड्यूल समझाने लगी। बात करने के बाद सिड ने कॉल डिस्कनेक्ट कर फोन बेड पर फेंका, और जैसे ही बेड पर आधा लेटा तो उसे अवनी की याद आई। उसकी नजर अगले ही पल सोफे और सोफे से फिर अपने बगल में दूसरी साइड गई। अवनी अब तक विश के पास से नहीं आई थी, और ना ही उस दिन के बाद से शौर्य ने सिड से अवनी के बारे में कोई बात की थी। पहले कुछ दिन तो आंटी ने उससे अवनी के बारे में पूछा, पर फिर उन्होंने भी अवनी के बारे में पूछना बंद कर दिया था। सिड ने अपनी आंखें बंद की कि तभी एकदम से उसकी आंखों के सामने अवनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और सीधा बैठ गया। उसने गुस्से में अपने बालों को पकड़ मुट्ठियों में भरा। कुछ पल रुककर कुछ सोचते हुए सिड ने अपना फोन उठाया और आहार्य को कॉल किया। सिड ये बात अब तक बिल्कुल नहीं जानता था कि अवनी खुराना पैलेस में विश के पास थी, और ना ही किसी ने उसे बताने की जरूरत समझी। खैर, कॉल रिसीव हुआ। हेलो सिड, आहार्य की आवाज सुनते सिड ने गहरी सांस छोड़ी और आंखों को 2 उंगलियों से दबाते हुए बोला, आहार्य मामू, क्या आप मेरे साथ बाहर ड्रिंक पर चलेंगे? मेरी फर्स्ट मूवी के रिलीज होने की खुशी में। आहार्य को कुछ अजीब लगा, क्योंकि ये आवाज उस सिड की नहीं थी जिसे वो जानता था। कुछ सोचकर आहार्य बोला, ओके, क्यों नहीं, थैंक्स मामू। इतना बोल उसने फोन लिया और जैसे था वैसे ही कमरे से बाहर निकल गया। अरे मामी जी आप, फिजा ने अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी आरना को परेशान करने के लिए कहा। आरना मुंह बनाए अंदर आती हुई बोली, ओह प्लीज ना फिजा, ये सब मुझे मत बोलो। खैर ये बताओ क्या कर रहे तुम दोनों? फिजा ने डोर लॉक किया और आरना के पास आई। आरू दी, मैं और अभी भाभी मूवी देखने का प्लान कर रहे थे। आरना अवनी के पास बैठते हुए बोली, मूवी? यहाँ तुम्हारे पति की मूवी निकल रही है और तुम किसी और की मूवी देखने की प्लानिंग कर रही हो? फिजा तपाक से बोली, हाँ वो तो हम देख लेंगे, पर पहले रिलीज तो हो, लेकिन आप ये बताओ आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या आपने फिर से आहार्य मामू से लड़ाई की? आरना उसकी बात पर बोली, नहीं तो हम क्यों लड़ेंगे? वो तो सिड ने उन्हें बुलाया, इसलिए वो सिड के पास चले गए, और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुम दोनों के पास आ जाऊं तो आ गई। आरना की बात पर फिजा ने अवनी को देखा, जिसके चेहरे पर अभी कुछ देर पहले तक काफी खूबसूरत मुस्कुराहट खिली हुई थी, और अब वो मुस्कुराहट उदासी में बदल चुकी थी। आरना भी सब कुछ जानती थी, और उसने जानबूझकर अवनी के सामने ये बात कही ताकि सिड के बारे में कोई जवाब दे। पर उसे खामोश देख आरना बोली, अवनी, कब तक तुम सिड के आने का वेट करोगी? वो नहीं आएंगे। अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ चुके होते। तुम कम से कम उन्हें एक बार कॉल तो करो, पूछो उनसे उनके दिल में क्या है। अगर उन्हें तुमसे सच में कोई लगाव नहीं तो अपनी जिंदगी मत खराब करो। गेट मूविंग। अवनी अब भी अपना सिर झुकाए बैठी थी। उसकी खामोशी पर आरना और फिजा ने एक दूसरे को देखा। फिजा ने अपना फोन आगे बढ़ाते हुए अवनी से कहा, अभी भाभी। सिड भाई मेरा फोन कॉल कभी मिस नहीं करते, आप उन्हें कॉल कीजिए। अवनी ने आंखों में आंसू भरे अपनी पलकों को उठाकर फिजा को देखा। शायद वो आंखों से अपने सवालों का जवाब देना चाहती थी। हम बोलो क्या हुआ? आहार्य सिड के पास आता हुआ बोला। सिड, जिसने अकेले बैठे बैठे कई सारे सिगरेट यूं ही हवा में उड़ा दिए थे, उसे आहार्य की आवाज तक सुनाई नहीं दी। आहार्य ने थोड़ा गौर से सिड को देख पूछा, सिड? आहार्य के ऐसे उसके कंधे पर हाथ रखने से सिड होश में आया। उसने सिर उठाकर आहार्य को देखा और खड़ा होता हुआ बोला, आहार्य मामू।
सिड ने आहार्य को गले लगाया। क्या बात है? डू यू लुक वरीड? सब ठीक है ना? आहार्य ने बिल्कुल अनजान बनते हुए पूछा। असल में वो दोनों काफी दिनों बाद मिले थे। आहार्य जब से मॉरिशस से वापस लौटा था तब से अपने पेंडिंग वर्क्स में बिजी था। उसे वक्त ही नहीं मिला कि वो सिड से मिल भी पाए। हालांकि उसे सिड की लाइफ में हो रही सारी पजल गेम के बारे में मालूम था। सिड ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद की। उसके चेहरे पर थकावट साफ देखी जा सकती थी। आओ, कहकर दोनों साथ बैठे। आहार्य ने अपने आप ड्रिंक बनाए और सिड को पास करता हुआ बोला, बताओ अब क्या प्रॉब्लम है? सिड ने एक नजर अपने हाथ में मौजूद ड्रिंक को खामोशी से घूरा। आहार्य संजीदगी से उसे देखता हुआ बोला, क्या बात है? जो सिड कभी सिगरेट को आधे से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता था, वो इतने सारे कश खींच गया। आई कांट बिलीव दिस। इतनी एक्सपेंसिव ड्रिंक के लिए ऑफर। आगे की बात अधूरी छोड़ते आहार्य ने आह भरी। सिड ने झटके से अपने हाथ में मौजूद ड्रिंक को एक घूंट में खत्म कर ग्लास सामने पटकते हुए आहार्य की तरफ देखा। आप वजह जानना चाहते हैं? क्यों? ताकि आप भी बाकी सब की तरह मुझे गलत समझो, है ना? आहार्य खामोश होकर सिड की आंखों में झलकते गुस्से को देखा। आज शौर्य अपने प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने की खुशी में पार्टी में आया था। ये पार्टी सान्या के भाई ने ऑर्गेनाइज की थी। सान्या का भाई और शौर्य दोनों ही आपस में बिजी बातें कर रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर सान्या अपने भाई की गर्लफ्रेंड, जो कि उसकी सबसे अच्छी और खास दोस्त थी, उससे बातों में लगी हुई थी। पर उसकी नजरें शौर्य पर टिकी हुई कुछ उदास सी थी। सान्या को यूं खोया हुआ देख तापसी इसके हाथ को हल्के हाथों से दबाती हुई बोली, सान्या, आर यू ऑलराइट? हाँ, क्यों? क्या हुआ? सान्या होश में आई। तापसी उसे घूरते हुए शकी नजरों से देख बोली, रियली? बट मुझे तो तुम बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। मैं तुमसे कब से बातें किए जा रही हूँ लेकिन तुम हो कि तुम्हारा ध्यान उस तरफ है। कौन है वहाँ? उसके सवालों पर सान्या ने गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए कहा, कोई नहीं। खैर छोड़ो, मैं कुछ सोचने लगी थी। तुम बताओ ना, क्या पूछ रही थी? सान्या ने पूछा। तापसी को कुछ अजीब लगा। उसने सान्या का चिन पकड़ अपने सामने करते हुए काफी संजीदगी से पूछा, सच सच बताओ सान्या, बात क्या है? मुझे मालूम है तुम्हें जरूर कोई प्रॉब्लम है। तुम यूं मायूस रहने वाली तो नहीं। तापसी, जो सान्या के लिए एक माँ और भाभी के साथ एक अच्छी दोस्त भी थी, उसके यूं पूछने पर सान्या की आंखों में हल्की नमी तैर आई। उसने तापसी का हाथ पकड़ा और सबके बीच से निकाल एक तरफ ले आई। उसने अपनी आंखों में आंसू भरे तापसी का हाथ पकड़ कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं मैं जानती हूं कि मैं ही गलत हूं लेकिन। सान्या ने अपना सिर झुका किया। तापसी उसे ऐसे देख उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोली, बेवकूफ लड़की। क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम बिना अपनी प्रॉब्लम बताए कैसे इतनी वीक पड़ सकती हो? और सबसे बड़ी बात, तुम इतनी वीक कब से हो गई? पूरी बात बताओ मुझे वरना अब थप्पड़ मारूंगी। तापसी की डांट पर सान्या ने उसे सारी बातें बताई। तापसी ने एकदम से अपना माथा पीटते हुए शॉकिंगली कहा, लाइक सीरियसली? सीरियसली तुम एक बहू बेटे वाले इंसान से प्यार कर बैठी हो? सान्या रोते हुए बोली, नहीं मैं नहीं जानती ये सब क्यों हुआ। कब हुआ? बस हो गया। तो तुम्हें कोई और नहीं मिला था क्या? तापसी काफी ज्यादा उसकी बात पर बिगड़ी। सान्या मासूम सा मुंह बनाए बोली, तो उनमें क्या बुराई है? भले ही वो एक शादीशुदा बेटे के बाप हों फिर भी अब भी वो कितनी यंग लगते हैं। तापसी को अब तंज भरी हंसी आई। वो हंसते हुए बोली, ये राइट। अब तुम आधी जवानी बीत जाने के बाद प्यार करो। नया ट्रेंड? एक्सक्यूज मी, नया ट्रेंड क्या? क्या प्यार की कोई उम्र होती है? वो तो हो जाता है ना। सान्या ने अपने आंसू पोंछे। तापसी ने गहरी सांस छोड़ी। तो अब क्या क्या करने वाली हो? क्या तुम उन्हें जाकर बताओगी? तापसी के पूछने पर सान्या के चेहरे पर मायूसी भर आई। उसने धीरे से शौर्य को देख कहा, वो मुझसे नफरत करते हैं। नहीं, शायद नफरत नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करते। हाँ, करे भी क्यों? किस वजह से? मैंने तो बस उनके साथ बदतमीजी ही की है। बहुत ज्यादा बदतमीज हूँ मैं। सब कुछ खुद ही खराब करके बैठी हूँ। सान्या अपने आप पर झुंझलाई और फिर आंखों में आंसू लिए बोली, क्या मैं एक काम करूं? क्या? तापसी ने अपनी आईब्रोज रेज कर पूछा। सान्या ने अपने होठों को आहिस्ता से चबाया और धीरे धीरे अपनी पलकों को फड़फड़ाया। तापसी की आंखें सिकुड़ गई। ओ गॉड, जल्दी भी बोलो, क्या खुराफात चल रही है तुम्हारे दिमाग में? दूसरी तरफ, गलती तुम्हारी है, आहार्य थोड़ा संजीदा होकर बोला। आहार्य की बात पर सिड को अपने ऊपर हंसी आई। वो धीरे धीरे हंसता हुआ अपना सिर झुकाए बोला, मैंने कहा था ना मामू, आप भी मुझे गलत समझेंगे। सी समझ लिया ना, गलत हो गया ना मैं आपके लिए बुरा।
शट अप सिड, तुम कभी अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते? आहार्य कुछ ड्रंक आवाज में बोला। और उससे ज्यादा ड्रंक था सिड, जिसने आज हद से ज्यादा ओवर ड्रिंक की हुई थी। आहार्य ने उसके कंधे पर अपना हाथ लपेटा और बोला, तुम्हें क्या? अगर वो अब तुम्हारी नजरों से दूर है तो अच्छा है ना। तुम अब फ्री हो, कोई तुमसे सवाल भी नहीं कर रहा, ना ही शौर्य अंकल तुमसे सवाल कर रहे हैं, तो फिर अब तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम? सिड ने फौरन अपना सिर झटका और खड़ा हुआ। यही तो प्रॉब्लम है मामू। मुझे खुश होना चाहिए कि वो चली गई हैं, जा चुका है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी नहीं हो रही। अब मुझे मेरा रूम मेरे रूम से ज्यादा एक अजीब सी जगह लगने लगी है, जहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं है। क्यों? आहार्य ने अपनी ड्रिंक फेंकी और सिड को देखा खड़ा हुआ, उसके पास आया। कैसा फील हो रहा है? आहार्य के सवाल पर सिड ने सामने देखा, फिर आंखें बंद कर अपने आप को महसूस किया। उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। ये आहार्य भी बखूबी समझ रहा था। उसने कहा, तुम बदल गए हो, पूरी तरह से। खैर कितने दिन थी वो? सिड के आंखों के सामने फौरन अवनी के साथ के हर छोटे बड़े पल घूम गए। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए कहा, शायद 20 डेज। आहार्य ने हल्की दबी हंसी हंसी और फिर कुछ सोचकर बोला, ओह। सिड अंदर से खाली महसूस कर रहा था। वो बस ड्रिंक पर ड्रिंक की बोतल खाली करता चला जा रहा था। जिसे देख आहार्य ने उसे रोकते हुए कहा, हो गया, इससे ज्यादा मत पियो, चलो चलते हैं। सिड ने हाथ छुड़ाया, नहीं, आप जाओ, मुझे नहीं जाना, मेरे साथ चलो। आहार्य ने इस बार उसे एक बड़े होने के नाते डांटा, तो सिड सिर झुकाकर उसके साथ चला गया। खुराना पैलेस के बाहर आहार्य सिड को संभाले लाया। आहार्य अभी कुछ होश में था, लेकिन सिड उस पर नशा हावी हो चुका था। अंदर आते वक्त उस पर बाहर जाती चांदनी की नजर पड़ी, जिसने झूलते हुए सिड को देख हैरानी से पूछा, हाय राम सिड बाबा। सिड बाबा को क्या हुआ? शश, आहार्य ने उसे शांत होने का इशारा किया और चारों तरफ देखा। किसी को ना पाकर वो चांदनी से बोला, कुछ नहीं, आप जाए और प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना। आहार्य की आवाज में नशा महसूस कर चांदनी की एहसास हुआ कि वो दोनों ड्रिंक करके आए थे। उसने हामी भरी और वहां से चली गई। उसे जाते ही आहार्य सिड को अक्ष के कमरे में लाया। अक्ष ऐसा नहीं था जो अपने कमरे में किसी के आने पर चिल्लाए। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसके कमरे में आया और कौन नहीं। बस फर्क इस बात से पड़ता था कि कोई उसकी चीजों से किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना करे, वरना शायद वो उसके लिए हानिकारक साबित हो सकता था। सिड को बेड पर सुलाने के बाद आहार्य बाहर आया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अपने कमरे में आरना को ना देख आहार्य चिढ़ गया। उसने अपना फोन निकाला और अपनी टाई ढीली करते हुए आरना का नंबर डायल किया। आरना ने उसकी 3 कॉल्स मिस करने के बाद आखिरकार फोन कॉल रिसीव किया। हेलो अंकल, आरना की अलसाई हुई आवाज सुन आहार्य ने थकी हुई आवाज में पूछा, कहाँ हो तुम? आरना अपनी आंखें मसलते हुए सीधी हुई। मैं तो, उसने आसपास देखा, फिर उसे याद आया, मैं तो फिजा और अवनी के साथ मूवी देखते देखते उनके रूम में ही सो गई। आहार्य ने गहरी सांस छोड़ी और बेड पर आता हुआ बोला, अवनी को जगाकर उसे अक्ष के कमरे में भेजो और तुम यहाँ आओ अभी। आहार्य ने एक ऑर्डर सुनाया और कॉल डिस्कनेक्ट कर फोन फेंका। आरना काफी हैरानी से अपना फोन देखने लगी। अब उसकी नींद अच्छे से खुल चुकी थी। फिर उसने अवनी को देखा जो फिजा को हक किए सोई हुई थी। उसने गहरी सांस छोड़ आंखें बंद की और अवनी के कंधों को हिलाते हुए बोली, अवनी, अवनी उठो, उठो, अवनी। आरना के जगाने पर अवनी की नींद टूटी। वो हड़बड़ी में सीधी होकर बैठी और अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, हाँ क्या हुआ? आरना ने उसे हड़बड़ाता हुआ देख कहा, रिलैक्स, चलो मेरे साथ। कहाँ? अवनी ने सवालिया नजरों से आरना को देख हैरानी से सवाल किया। आरना बोली, चलो तो फिर बताती हूँ। अवनी ने फिजा को देखा जो सो चुकी थी। आरना ने अवनी का हाथ पकड़ा और बोली, इसे सोने दो। आरना अवनी के साथ अक्ष के कमरे के बाहर आई। आर्य ने कहा, तुम्हें यहाँ लेकर आओ। यहाँ क्यों? ये तो अक्ष जी का कमरा है ना, अवनी घबराहट में बोली। अवनी को घबरा देख आरना बोली, डरो मत, मैं हूं ना, आओ अंदर। कहकर वो अवनी का हाथ पकड़े अंदर आई। अंदर आते दोनों की नजरों ने चारों तरफ देखा कि तभी अवनी की नजर बेड पर चित होकर सोए सिड पर पड़ी। अवनी बिल्कुल हैरान सी सामने देखने लगी। उसे सच में समझ नहीं आया कि आखिर सिड यहाँ क्या कर रहा है। आरना ने भी सिड को देखा और बोली, अच्छा इसलिए। अवनी जाओ। अवनी ने इसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं। क्यों नहीं? जाओ वरना मैं विशुदी से कह दूंगी। आरना ने सीधे धमकी दी और खुद कमरे का दरवाजा लगाकर बाहर चली गई। अवनी वहीं खड़ी सामने सिड को देखती रही।
उसका दिल इस वक्त लगभग 3 गुने रफ्तार से भाग रहा था। आंखों में बेचैनी और घबराहट से भरा हुआ चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहली दफा सिड को देखा था। अवनी ने झटके से अपने कपड़ों को मुट्ठियों में भींचा और आंखों को मिचे वहां सो जाने के लिए सोचा, पर फिर उसका दिल ना जाने क्यों उसके दिल से बगावत कर बैठा। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पलकों को खोला और सामने सोए सिड को देखा। अगले ही पल उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसके होठों में हल्की कपकपी उठी और कदमों से आगे बढ़ने की चाहत जताई, जिसे उसका दिल खुद रोक नहीं आया और वो सिड की तरफ बढ़ने लगी। अंकल, आपने ड्रिंक की है? आरना ने अपने से चिपके हुए आहार्य को दूर धकेलते हुए कहा। आहार्य वापस उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, हाँ, सिड के साथ थोड़ी सी, बस थोड़ी सी। और आप उनसे बड़े हैं तो आपको उन्हें रोकना चाहिए ना कि खुद उनके साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहिए। कितने बुरे हैं आप, दूर हटिए आप मुझसे। आहार्य ने झटके से आरना को बेड पर धकेला और उसके ऊपर आकर उसे बेड और अपने सीने से नीचे दबाता बोला, शश हश, बिल्कुल आवाज नहीं। आहार्य की कर्कश आवाज ने आरना की सांसें गले में ही अटक सी गईं। इधर अवनी वो सिड के पास बैठी हुई उसे निहारने में बिजी थी। कितने दिनों के बाद वो सिड को अपनी आंखों के सामने देख रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं ने नीचे उतरकर गालों को चूमा। अवनी की उंगलियों ने सिड को छूने के लिए तलब उठाई। वो सिड को छूना चाहती थी। अचानक अवनी के आंखों से फिसलते आंसू लगातार कई बूंद सीधा सोए सिड के चेहरे पर गिरे, जिसका अवनी को बिल्कुल भी होश नहीं था। सिड की खुली आंखें देख अवनी एक पल के लिए चौंक सी गई। वो पीछे हटने को हुई, लेकिन सिड ने अपने होठों से टकराते उसके मंगलसूत्र अपनी मुट्ठियों में पकड़ कसकर अपनी तरफ खींचा। अवनी मंगलसूत्र टूट जाने के डर से सीधा सरकती हुई सिड के सीने पर गिरी। सिड अब भी नशे में था। उसकी आंखें अब भी नशे में मदहोश डूबी हुई थी। उसने अवनी की कमर पर अपने बाजू को कसते हुए कहा, मामू, वो लड़की, आई हेट हर, रियली आई हेट। उसके ये लफ्ज सुनकर अवनी के सीने में मानो आग सी जलन उठी। उसने अपने आंसुओं को रोकने की सारी कोशिशें जुटाई और कांपती आवाज में सिड से पूछा, किससे आप नफरत करते हैं? सिड ने आंखें बंद किए अवनी की गर्दन में अपने आप को छुपाने की कोशिश के साथ जवाब दिया, वो लड़की, वो जो जिसे डिड्डा ने जबरदस्ती बांध दिया मेरे साथ। आई हेट हर सो मच। अवनी ने फौरन अपना मंगलसूत्र सिड के हाथ से खींचा और अपने आप को उससे दूर करते हुए बोली, तो फिर छोड़िए, जाने दीजिए मुझे। अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो क्यों बुलाया आपने यहाँ मुझे? छोड़िए। अवनी के ऐसे हिलने डुलने से सिड की आंखें फिर से खुलने लगी। उसने चेहरा बाहर निकाल अवनी को देखा। अवनी को रोता हुआ देख नशे की हालत में सिड को कुछ समझ नहीं आया। उसने झटके से अवनी की कमर अपने बाजुओं में कसी और पलटकर अपने नीचे दबाया और खुद उसके ऊपर आता हुआ कहा, शश तुम रो क्यों रही हो? उसकी इस हरकत पर एक पल के लिए तो अवनी की सांसें थम गईं। ये पहली बार थी जब वो ऐसे सिड के इतना नजदीक हुई थी। दोनों के दरमियान मौजूद फासला पल में खत्म हो चुकी थी। दोनों का चेहरा इतने करीब था कि दोनों अपनी गर्म सांसों को चेहरे पर महसूस हो रही थी। अवनी का दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपना दिल मुंह में आता हुआ महसूस होने लगा। वजह सिड का पूरा भार, जो इस वक्त उसके छोटे से नाजुक बदन पर चढ़ा हुआ था। सिड अवनी को पहली बार इतने करीब से देख रहा था, वो भी नशे की हालत में। लाजमी वो एक मर्द होने के नाते बहक रहा था। वो जितना अवनी को निहार रहा था, उतना ही ज्यादा अपने इमोशंस को लूज करता हुआ महसूस कर रहा था। सिड धीरे से अवनी के होठों को अंगूठी से सहलाने लगा। इसकी छुअन महसूस कर अवनी फौरन होश में आई। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अवनी ने उसके हाथ को झटक दूरी बनानी चाहिए, लेकिन सिड के भार के नीचे दबी अवनी बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाई। सिड ने अगले ही पल बिना किसी वार्निंग अवनी के होठों पर अपने होठों को रख उसके होठों को चूम लिया। अवनी पूरी तरह सन पड़ गई। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। सिड काफी जेंटली अवनी के होठों को चूम रहा था। हालांकि उसकी किस कोई बहुत अच्छी नहीं थी और ना ही उसे किस करना आ रहा था। वो बस मदहोशी में अवनी के होठों की अपनी जबान से छूकर सक कर रहा था। उसकी आंखें अपने आप बंद हो चुकी थीं। आह, हल्की सी आह के साथ अवनी को होश आया कि वो उस वक्त क्या कर रही थी। उसने फौरन सिड के कंधे और सीने पर अपनी नाजुक हथेलियों से धकेलते हुए कुछ कहने की चाहत की, लेकिन अफसोस सिड ने अवनी के इस स्ट्रगल को वहीं रोक दिया। अब अवनी की नाजुक कलाइयां सिड के हाथ में कसी हुई सिर के ऊपर हेड रेस्ट पर दबी हुई थी। सिड अब काफी वाइल्डली अवनी के होठों को हंग्रली खाने लगा था। अवनी के होठों पर दर्द की लहर दौड़ी। उसने अपनी पलकों को भींच अपनी मुट्ठियां बना ली। सिड यूं ही अवनी को किस करता हुआ सो गया।
अवनी को जैसे ही एहसास हुआ उसने अपना चेहरा पीछे खींचा तो सिड का चेहरा अपने आप उसके गर्दन में छुप गया। अवनी आंखें बंद किए तेज तेज गहरी सांसें भरने लगी। कुछ देर बाद सिड की तेज और गर्म सांसें अवनी को अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने अपनी पलकों को खोल सिड को देखा, जो अब भी उसके ऊपर ही था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। अगली सुबह सिड की आंख सबसे पहले खुली। उसे अपने चेहरे पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ तो उसने अपना एक हाथ उठाया। हाथ में किसी के बालों का एहसास पाकर सिड की आंखें झटके से पूरी तरह खुली। उसकी हलचल से अवनी भी कसमसाई पर अभी भी उसे नींद आ रही थी, इसलिए उसके सिर के कॉलर को पकड़े ही उसकी ओर करवट बदली और हल्का सा कंफर्ट जोन बनाया। अवनी को अपने नीचे दबा हुआ देख सिर की नींद पूरी तरह से गायब थी। उसने अवनी को घूर कर देखा। वो मन में हजार सवाल सोचने लगा। उसे याद था कल रात आहार्य के साथ ड्रिंक करने गया था। उसके बाद उसने ओवर ड्रिंक और उसके आगे का उसे कुछ भी याद नहीं था। पर ये यहाँ उसके साथ कैसे? उसने अपना सिर उठाकर सबसे पहले चारों ओर देखा। ये अक्ष का कमरा था। सिड के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस होने लगे। पर अवनी के चेहरे को देख ना जाने क्यों उसे हल्का अच्छा महसूस हुआ। ये सुबह बीती सुबहों जैसी नहीं थी, बल्कि आज उसके सामने वही चेहरा था जिसे ना देखकर उसे कई सारे अजीब एहसास महसूस होने लगे थे। उसने हल्के हाथों से अवनी के चेहरे पर आए बालों को छुआ और उंगलियों से साइड करने लगा। अगले ही पल उसके होठों पर काफी चार्मिंग स्माइल खिलने लगी, पर उसने फौरन उस मुस्कुराहट पर अपनी भौहें सिकोड़ ली। Why am I smiling? अपने आप से सवाल करने के अगले ही पल उसने अवनी को काफी गुस्से में घूरा और उसके से ऊपर से हटने को हुआ। पर अवनी की मुट्ठियों में कसी उसकी शर्ट ने उसे वापस उसके ऊपर एक चादर की तरह डाल दिया। सिड अपने दांत भींचे गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगा। उसने धीरे से अपनी शर्ट निकाली और अवनी के ऊपर फेंक तेज कदमों से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। छपाक, पानी की तेज आवाज के साथ अवनी की चीखने की आवाज आई, माँ। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए उठकर बैठी। उसने अपने आप को संभाल कर सामने देखा, सिड उसे बहुत बुरी तरह घूर रहा था। अवनी बेड से उतर उसके सामने आई, आपका दिमाग खराब है या नशा आपके सिर पर सवार हो गया है? क्या हद थी ये? मुंह बंद करो अपना। सिड ने झटके अवनी को अपने करीब खींचा और उसके कलाई पकड़ मोड़कर उसकी कमर से लगाता हुआ पीछे धकेलने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर रहने की? अवनी एक पल को सिड की आंखों में देख सहम सी गई, लेकिन फिर अगले ही पल संभल कर बोली, और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह पकड़कर हमारे करीब आने की? सिड की आंखें सिकुड़कर छोटी हुई। अवनी को घूरते हुए उसने पूछा, बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है तुमने। अब मुझे समझ में आया। पहले तो तुमने मेरे डिड्डा को फंसाकर मुझसे शादी की, लेकिन जब मेरी वजह से तुम्हारी दाल नहीं गली तो तुम यहाँ चले आए। क्या कह रहे हैं आप ये सब? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको हमारे आपके सामने होने से इतनी तकलीफ है तो छोड़िए हमारा हाथ, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। अवनी काफी ज्यादा गुस्से में बोली। उसने सिड से अपना हाथ भी छुड़ाना चाहा, लेकिन सिड ने उसकी कलाई और तेजी से मोड़ी। आह, क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या आप? हाथ छोड़िए हमारा, हमें दर्द हो रहा है। अचानक सिड ने अवनी का जबड़ा पकड़ गुर्राते हुए कहा, कान खोलकर मेरी बात सुनो। अपना जो भी खेल है बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। दूसरे की नजरों में भले ही तुम कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाओ, तुम्हारी असलियत मुझसे छुपेगी नहीं। अवनी को दर्द हुआ। उसने अपने गुस्से में सिड की आंखों में आंखें डाल जवाब दिया, अच्छा आप जानते हैं हमारी हकीकत, तो जाकर बताए अपनी विशु माँ को और कहिए वो हमें यहाँ से जाने दे, और अब हम भी थक गए हैं। वैसे भी हम तो आपको जानते भी नहीं थे। वो आपके पापा थे जिन्होंने हमारे होने वाले पति को हमारी आंखों के सामने मार डाला। हम नहीं गए थे उनसे ये कहने कि वो हमारी शादी आपसे करवाएं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अवनी की आंखों से बेतहाशा आंसू बहते हुए उसके चेहरे को गिला करने लगे। उसने अपने दिल में उठते टीस के साथ सिड से कहा, बहुत सुन लिया हमने। हम आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं। दीजिए हमें तलाक के पेपर्स, हम आपकी आंखों के सामने उन पर साइन करने को तैयार हैं। अवनी की बात सुन सिड के आंखों में हैरानी भर आई। दूसरी तरफ त्रिजल रेडी होकर ऑफिस के लिए नीचे आया तो इस वक्त विला में पार्टी की तैयारियां चल रही थी। वहीं काउच पर बैठे मिस्टर राजपूत की आवाज सुन त्रिजल सब कुछ देखता हुआ उनके पास पहुंचा। डैड, मिस्टर राजपूत ने उसे अपना हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया और फिर कॉल पर मौजूद शख्स से बोले, मुझे लगा नहीं था पर मुझे खुशी हुई। समय पर आ जाना, हैमम। जवाब सुन मिस्टर राजपूत ने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो त्रिजल ने उन्हें सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, डैड, आपने बात की?
मिस्टर राजपूत ने लाचारी में अपना सिर हिलाते हुए त्रिजल से पूछा, बेटा तुम हमें एक बात बताओ, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? ना ही लड़की कहीं भागी जा रही है और ना ही तुम, फिर इतनी जल्दबाजी किस बात की? इस पर त्रिजल अपने मन में अपने आप से बोला, डैड, आप अभी जानते नहीं ये टाइम मेरे लिए बेस्ट है। डैड, आपने अपनी जवानी में मॉम से सच में कोई प्यार नहीं किया, तभी तो आपको प्यार के इमोशंस के बारे में नहीं पता। त्रिजल पीछे सरकता हुआ काफी कामली बोला। मिस्टर राजपूत उसे काफी अजीब नजरों से घूरते हुए बोले, लगता है मैं तुम्हारा नहीं तुम मेरे बाप हो। खैर शाम को पार्टी है, तुम अपनी जबान पर कायम रहना। इतना बोल वो उठे और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। त्रिजल उन्हें जाता हुआ देख बोला, डैड मैंने आपसे कुछ पूछा है, आई नीड आंसर। पर मिस्टर राजपूत उसकी आवाज को साफ इग्नोर कर वहां से निकल गए। सिर्फ काफी टाइम बाद शौर्य के ऑफिस में आया था, वो भी सिर्फ सान्या के कहने पर। उसने शौर्य से ना मिलकर सान्या के कैबिन की तरफ अपना रुख किया। हेलो सान्या आंटी। सान्या जो अपना कैबिन खाली करवा रही थी उसने पलटकर सिद को देखा। सिद तुम आ गए? हाँ मैं तो आ गया, पर आप ये सब क्या करवा रही हैं? सिद ने चारों ओर अपनी सरसरी निगाह डाली और सवालिया नजरों से सान्या को देखा। सान्या ने एक गहरी आह भरी और दबी हंसी में बोली, कुछ नहीं, बस अब यहाँ से जाने की तैयारी कर रही हूँ। सिद उसकी बात पर चौंक उठा। जाने की तैयारी? लेकिन कहाँ? और आप जा क्यों रही हैं? उसने लगातार कई सारे सवाल किए। सान्या ने उसकी तरफ पलट अपने सीने पर हाथ बांधे कहा, क्योंकि अब मेरा यहाँ रहने का वक्त पूरा हो गया। जो प्रोजेक्ट मुझे तुम्हारे डिड्डा के साथ पूरा करना था वो अब पूरा हो चुका है, तो अब तो मुझे जाना होगा ना? सिड ने सान्या की आंखों में एक अजीब सी उदासी महसूस की। सान्या ने फौरन थोड़ा मुस्कुराते हुए सिड से कहा, अच्छा ये छोड़ो, मेरी बात सुनो, चलो आज हम दोनों बाहर कॉफी पीने चलते हैं। आज ट्रीट मेरी तरफ से। सिड बस सान्या को देखता रहा। कुछ देर बाद दोनों एक कॉफी साइट पहुंचे जो यहाँ का काफी एक्सपेंसिव हब था। वैसे सिड तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, तुमने मुझे अपनी वाइफ से तो मिलवाया ही नहीं। सान्या ने अंदर आते हुए सिड से पूछा। आई एम सॉरी आंटी, बट मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता और ना ही उसकी बातें करना चाहता हूँ। दोनों आमने सामने बैठे। सान्या ने संजीदगी से सिड के चेहरे को देखा और कुछ सोचते हुए कहा, सिड, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो? हेमम आंटी। सिड की हामी पर सान्या ने थोड़ी गहरी सांस ली। सिड, आई नो आपके डड्डा ने जल्दबाजी में फैसला लिया, लेकिन इसमें अवनी की कहाँ गलती है? उसकी गलती सिर्फ शायद इतनी थी कि उसने खामोशी से तुमसे शादी कर ली, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी। हाँ मैं इस बात से भी डिनाया नहीं करती कि अवनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सान्या ने अपना सिर उठाकर सिड की ओर देखा जो काफी संजीदगी से बैठा हुआ था। उसकी नजरें टेबल पर टिकी हुई थी। इस बात का उसे भी एहसास होना चाहिए कि कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। खैर, अगर तुम्हें अवनी के साथ नहीं चलना तो? अचानक सान्या रुकी। सिड उसकी बात के पूरे होने से पहले समझ गया। वो उसे कुछ बेचैन निगाहों से देख रहा था। अगले ही पल सान्या ने हल्की स्माइल पास की और बोली, बट कोशिश करो कि तुम इस रिश्ते को संभालो, क्योंकि अवनी के पास अगर कोई दूसरी चॉइस होती तो शायद वो जा चुकी होती। इस बारे में सोचना, कभी कभी हम जिसे बहुत गलत समझ लेते हैं वो असलियत में गलत नहीं होता। सान्या के बोलते वक्त उसे शौर्य का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा याद आया। शौर्य को याद करते उसका चेहरा चमक उठा। सिड ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। एनीवेज आंटी आप ये अब छोड़िए और ये बताइए कि आप अब आगे क्या करेंगे? सिड ने बातों को घुमाया। सान्या ने अपना सिर हिलाया और कुछ सोचते हुए बोली, सोच रही हूँ शादी कर लूं। ये सुनते ही सिड एकदम से शॉक्ड होकर सान्या को देखने लगा। दूसरी ओर अवनी, बेटा क्या हुआ आपको? मैं कब से आपको देख रही हूँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। आप ठीक तो हैं ना? विश जो आती हुई अवनी को देख बोली। अवनी ने अपने होठों पर फेक स्माइल सजाए विश से कहा, जी विशु माँ हम ठीक हैं। अच्छा लेकिन हमें तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। विश ने अवनी का चेहरा थामा और शिकायती लहजे जाहिर किया। इतने में आरना आती हुई बोली, विशु दी, आप इसकी बातों पर मत जाइए। एक्चुअली आज फिर से सिद्धार्थ और इसके बीच लड़ाई हुई है। क्या? विश हैरानी से अवनी को देखने लगी। उसने गुस्से में कहा, ये लड़का सच में अब मेरी बातें नहीं सुनता। आए वापस फिर बताती हूँ। बहुत मनमानी हो गई, अब तो आमने सामने होकर बात होगी। सिद्धि जी वहां आती हुई बोली, विश बेटा क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? विश ने उन्हें बताया तो वो भी अपना सिर पकड़ते हुए बोली, सच में अब तो हद हो गई।
बेचारी बच्ची इतने दिनों से उसकी आंखों से गायब है और उसे परवाह ही नहीं और आया भी तो लड़कर चला गया। अवनी सिर झुकाए सबकी बातें सुनती रही। उसकी आंखों में भी अब आंसू डब्बा आए थे, पर वो ये आंसू दिखाना नहीं चाहती थी। शाम के वक्त सिद सीधा अशोका विला पहुंचा। हमेशा की तरह आज भी पूरा विला शांत और खामोश पड़ा हुआ था। वो अवनी के बिना लौटा था और ना ही सुबह के बाद खुराना पैलेस गया था। खैर, तेज कदमों से चलता हुआ सिद सीधा शौर्य की स्टडी में पहुंचा। हमेशा की तरह काम में बिजी शौर्य को देख सिद ने गहरी सांस ली और डोर नॉक करता हुआ बोला, एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सिद की आवाज ने शौर्य का ध्यान खींचा। शौर्य को घूरता पाकर सिद बेपरवाही से बोला, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। शौर्य ने फाइल रखी और सिगरेट अपने होठों के बीच दबाते हुए सिद को अंदर आने की परमिशन दी। थैंक्स। सिद शौर्य के सामने आ खड़ा हुआ। शौर्य ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देख सिद ने हताश सांस छोड़ी और उसके आगे अपने हाथ में लाए पेपर्स को रखता हुआ बोला, मुझे इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। शौर्य की सीधी नजर पेपर्स पर पड़ी। शौर्य अब भी खामोश बैठा सिगरेट के कश धुएं में उड़ता हुआ पेपर्स देखता रहा। आपने सुना? सिद उसके कोल्ड एक्सप्रेशन को घूरता हुआ बोला। शौर्य ने अपनी नजर से सिद को घूरा। कैसे पेपर्स है ये? सिद तीखा मुस्कुराया। डोंट वरी, इतना भी धोखेबाज नहीं हूं। आपकी प्रॉपर्टी नहीं लेने वाला और ना मुझे आपके बिजनेस में कोई दिलचस्पी है। ये मेरे लिए है एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर, कह सकते हैं मेरी सेफ्टी। शौर्य ने इस बार खामोशी बरसती और पेपर्स उठाकर पढ़ने को हुआ। अभी उसने शुरुआत ही की थी कि सिद हंसता हुआ उसके सामने आ बैठा। आराम से पढ़िए, क्या करें, आपको उम्मीद भी तो किसी से नहीं होगी। आपको सारी दुनिया अपनी तरह ही तो नजर आएगी ना। एनीवेज, प्लीज रीड फास्ट। शौर्य काफी गुस्से से सिद को घूरने लगा, पर सिद को इसका रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। शौर्य ने खटास से अपना मुंह फेरा और सीधा पेन लेकर सिद के लाए पेपर्स पर अपने सिग्नेचर किए। बीच में ही सिद ने टोका, आप बिना पढ़े साइन कर रहे हैं मिस्टर शौर्य अशोका। शट योर माउथ सिद्धार्थ अशोका। शौर्य एक एक शब्दों को पूरी बेरहमी से चबाता हुआ गुर्राया। सिद सिर्फ तंज भरी हंसी हंसता रहा। जैसे ही शौर्य ने पेपर्स पर साइन किए, सिद ने उसके हाथों के नीचे से पेपर्स छीनते हुए कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर शौर्य अशोका। वो उन पेपर्स को रोल करता हुआ स्टडी से बाहर निकल गया। दूसरी ओर इनायत अद्रांश और आध्या के साथ राजपूत फैमिली की पार्टी में तशरीफ लाई। रुद्राक्ष अभी आने वाला था। तभी उनकी राह देखता त्रिजल जल्दी से उनके पास आता हुआ बोला, हेलो अंकल। हेलो आंटी। और फिर इनायत की ओर देख उसमें खोता हुआ बोला, हेलो रोज। इनायत बिना त्रिजल की ओर देखे अद्रांश का बाजू पकड़ उसके पीछे छुपते हुए हटी। इनायत ने आज काफी खूबसूरती ड्रेस पहनी हुई थी। मेक भी ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा हसीन लग रही थी। उसका चार्म वहां मौजूद हर किसी से जुदा था। तभी वहां मिस्टर राजपूत आए। आइए आइए मिस्टर अद्रांश सिंह, आपका ही इंतजार था इस महफिल को। अच्छा। अद्रांश और मिस्टर राजपूत एक दूसरे के गले मिले। कैसी हैं आप? मिसेज राजपूत ने आध्या को गले लगाया, तो आध्या ने भी काफी सॉफ्ट अंदाज में जवाब दिया, मैं ठीक, आप बताए। मैं भी बढ़िया। मिसेज राजपूत ने इनायत के सामने आकर उसका हाथ पकड़ उसके चेहरे को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा, कैसी हो बेटा? इनायत ने उनके देख अपने हाथ जोड़े और अपनी मीठी सी आवाज में बेहद आहिस्ता से बोली, अच्छी। उसकी सॉफ्ट वॉइस सच में जादू चला देने वाली थी, जिसने मिसेज राजपूत के दिल में खुशियों का गुब्बार भर दिया। मिसेज राजपूत बोली, कितनी मीठी और मधुर आवाज है। इनायत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो इस वक्त काफी ज्यादा अजीब महसूस कर रही थी। वो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, और ना ही वो आज से पहले कभी अद्रांश के किसी बिजनेस रिलेटेड पार्टी में गई थी, चाहे फिर वो कितने ही करीब शख्स का क्यों ना हो सिवाय खुराना फैमिली के। वैसे तो अक्ष खुद उसे कहीं जाने नहीं दिया करता था, पर आज उसे रोकने वाला ना ही अक्ष था और ना ही अद्रांश ने उसकी बात मानी थी। वो जबरदस्ती उसे यहाँ ले आए थे। सभी अंदर आए, पार्टी शुरू हुई। त्रिजल इनायत के साथ बातें करने की हर नाकामयाब कोशिश कर रहा था, पर इनायत इसके हर एक्शन से बस अनकंफर्टेबल फील होती हुई नजर आ रही थी। कुछ देर बाद अचानक मिस्टर राजपूत ने सभी के बीच आते हुए कहा, हेलो एवरीवन। हाँ, हम जानते हैं कि इस वक्त हमें इस शहर में काफी कम लोग जानते हैं, लेकिन वादा करते हैं बहुत जल्द आप सब के साथ हमारी पहचान होगी। हम उम्मीद करते हैं आप सब इस शाम को काफी दिल से लुत्फ उठा रहे होंगे। माफी चाहते हैं, हम आप सबके बीच दखल अंदाजी तो नहीं चाहते थे, लेकिन करना पड़ा। उनकी बातों पर सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ खिली। इनायत फौरन त्रिजल के पास से निकलकर आध्या के पास आई।
रुद्राक्ष भी आ चुका था, लेकिन इसे यहाँ या फिर त्रिजल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मिस्टर राजपूत आगे बोले, तो हमने ये शाम 2 वजहों से रखी है। पहली, हमारे बेटे की नई कामयाबी और शुरुआत के नाम, जो हमारे कंपनी की नई नींव को जुड़ेगा। त्रिजल राजपूत। उन्होंने इशारे में त्रिजल को अपने पास बुलाया। त्रिजल काफी आराम से उसके पास जाकर खड़ा हुआ। मिस्टर राजपूत ने त्रिजल के पीठ को थपथपाते हुए कहा, मालूम ही नहीं चला कब हमारा बेटा हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने काबिल हो गया, पर उम्मीद करता वो हमसे भी आगे बढ़े। खैर, दूसरी खुशी की बात ये कि हमने एक और खूबसूरत फैसला लिया है, और वो फैसला ये है कि मिस्टर आदरांश सिंह, जिससे आप सब बखूबी वाकिफ हैं, हम उनकी बेटी का रिश्ता आज आप सबके सामने अपने बेटे से पक्का करते हैं। जैसे ही मिस्टर राजपूत की बात पूरी हुई, चारों तरफ तालियों का शोर गूंज उठा। लेकिन इनायत के साथ साथ रुद्राक्ष की आंखें हैरानी से सामने की ओर टिक गई। इनायत तो जैसे होश में ही ना हो। उसे अपना चारों तरफ की आवाज बिल्कुल सीप की जैसी बजती हुई महसूस होने लगी थी। वहीं अद्रांश और आध्या के होठों पर मुस्कुराहट थी, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि इस फैसले में उनकी खुद की हामी भी शामिल थी। मिस्टर राजपूत आगे बोले, और बहुत जल्द हम आप सभी को एक बार फिर एक और जश्न में शरीक करने वाले हैं। सिड अपने कार से निकल सीधा खुराना पैलेस में एंटर हुआ। इस वक्त सभी डिनर के लिए बैठे हुए थे। सिड को आता देख विश फौरन आगे बढ़ी। सिड। विश को देखते सिड ने खुशी से उसे अपने गले लगाया। सॉरी विशु माँ, आई नो आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं क्या करता, काम में काफी ज्यादा बिजी हो गया कि आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन प्रॉमिस कल का पूरा दिन आपका। अगले ही पल एकदम से सिड के गाल पर तेज और जोरदार तमाचा लगा। जाहिर था ये तमाचा विश ने मारा था। दक्ष को डिनर करने में मशरूफ था। अचानक थप्पड़ की आवाज से उसके होठों पर शातिर मुस्कुराहट छा गई। उसने दबी हंसी हंसते हुए कहा, फाइनली मेरे बाद किसी ने तो पत्नी के हाथ का टेस्ट लिया। फिजा, जो अभी तक शौक में थी, उसने दक्ष की बात सुन उसकी ओर देखा। डैडी, क्या आपने भी मम्मा के हाथों मार खाया है? फिजा के लहजे में हैरानी साफ झलक रही थी। इस पर अंश हंसता हुआ दक्ष का मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे डैडी ने एक बार नहीं कितनी बार थप्पड़ खाए हैं? उफ, क्या सुकून मिलता है उस वक्त, क्या बताऊं। दक्ष ने उसे घूर कर वार्निंग दी, लेकिन अंश मान जाए ऐसा इंसान कहाँ। उसने फौरन मुंह बनाते हुए कहा, तुम मुझे घूर कर डरा नहीं सकते चेयरमैन। दक्ष बोला, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें सीधा मौत दे सकता हूँ। डू यू वॉन्ट? उन दोनों के बहस को होता देख शानू बोली, बस भी करो, आप दोनों क्या गलत वक्त पर लड़ने बैठ जाते हो। इधर सिड ने पहली बार विश के हाथों थप्पड़ खाया था। वो हैरानी से विश को देखे जा रहा था। अवनी इस वक्त उनसे दूर खड़ी काफी ज्यादा सहमी हुई थी। सिड, आज आप हमें साफ साफ बताएं, आप चाहते क्या हैं? अगर आपको अवनी के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं है तो खत्म कीजिए इन सबको। सिड ने विश की बात काटी। विशु माँ, आपसे किसने कहा मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना? आपने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन उसे नहीं, क्यों? गलती उसकी थी, वो बिना बताए यहाँ आई। विश आज सच में काफी गुस्से में थी। उसने एक माँ होने के नाते सिड से कहा, उसकी क्या गलती थी? जब आपको उसकी परवाह नहीं, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या करती? क्या आपने इतने दिनों में उसे ढूंढने की कोशिश की? विश के सवाल पर सिड खामोश होकर सिर झुकाकर उसके सामने खड़ा हो गया। बेशक अगर विश की जगह कोई और होता तो सिड उससे बहस कर चुका होता, पर अफसोस ये विश थी। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं सिद्धार्थ, विश बोली। आई एम सॉरी विशु माँ, हमें आपसे कुछ बहाना नहीं सुनना, हमें आप साफ साफ बताइए कि आप असल में चाहते क्या हैं। हम आपका फैसला सुनना चाहते हैं, विश ने सिड को बीच में टोका। सिड सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। विशु माँ, वो बुदबुदाया। विश ने बिना किसी परवाह के जवाब दिया, अवनी आपको तलाक देंगी। सिड की आंखें सीधा दूरी खड़ी अवनी पर गई। उसने अपनी मुठियां कसी और जबड़ों को भींचे अपने आप से बोला, ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? विशु माँ, मैं आप लोगों के लिए कोई खिलौना बन चुका हूँ क्या? जिसका जी चाहता है मेरी शादी कहीं भी किसी से करवा देता है, जिसका मन करता है तलाक करवा देता है, आखिर मेरी वैल्यू क्या है? सिड काफी झुंझलाहट में बोला, विशु माँ, चाहे कुछ भी हो, मैं किसी भी पेपर्स पर साइन नहीं करने वाला। और तुम? उसने अवनी को बेरहमी से घूरा। तो अवनी, जिसका सिर झुका हुआ था, उसने सिर उठाकर सामने सिड को देखा। तुम्हें तो मैं घर चलकर बताता हूँ। सिड उसे धमकी देते हुए उसकी ओर बढ़ा। अवनी कुछ समझ पाती उससे पहले सिड ने उसकी कलाई पूरी ताकत से पकड़ी और तेज कदमों से पहले इसके बाहर जाते हुए विश से बोला, आई एम सॉरी विशु माँ। सिड, आप अवनी को कहाँ लेकर जा रहे हैं?
विश अवनी का हाथ पकड़ रोकते हुए बोली। सिड पलटा और बिना किसी इमोशंस के विश की आंखों में देखता हुआ बोला, जहां से ये आपके पास आई हैं। विश ने सिड की आंखों में देखते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। बिना रुके सिड अवनी का हाथ पकड़े बाहर की ओर ले जाने लगा। दूसरी तरफ पार्टी में अद्रांश और मिस्टर राजपूत एक दूसरे से बातों में मशरूफ थे कि तभी अचानक रुद्राक्ष अद्रांश के पास आता हुआ बोला, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी बट पापा। उसने अद्रांश की ओर देखा। अद्रांश समझ गया, मम। बोलो बेटा, क्या हुआ? पापा, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। रुद्राक्ष को संजीदा देख अद्रांश ने सिर हिलाया और मिस्टर राजपूत को एक्सक्यूज कर रुद्राक्ष के साथ आगे बढ़ा। मिस्टर राजपूत अद्रांश के जाते पास मौजूद त्रिजल से बोले, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर राजपूत, योर विश हैज बिन फुलफिल्ड। उन्होंने त्रिजल को गले लगाया। त्रिजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू डैड, ऑल दिस हैज बिन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू। अच्छा, इनायत कहाँ? मिस्टर राजपूत त्रिजल से अलग होते हुए बोले। त्रिजल ने उन्हें मिसेज राजपूत और आध्या के बीच मौजूद इनायत की ओर इशारा किया। सच में हमारे तो भाग्य खुल गए, तो इतनी प्यारी बहू हमें नसीब हुई। आप जानती हैं आध्या, हम तो डरे रहते थे कि ना जाने हमें कैसी बहू मिलेगी, हमें मानेगी या नहीं, हमारे त्रिजल से प्यार करेगी या नहीं, कहीं हमारे त्रिजल से हमें कभी दूर तो नहीं कर देगी। बहुत कुछ सोचकर परेशान थी, लेकिन अब, कहते हुए मिसेज राजपूत ने मुस्कुराकर इनायत के बालों को सहलाया। अब तो हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। आध्या भी मुस्कुराई। उसने मिसेज राजपूत से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी इनायत की वजह से कोई परेशानी ना हो, पर अभी भी मेरी इनायत मासूम है, नादान है, भोलेपन में कभी कहीं कोई गलती हो जाए तो प्लीज आप उसे अपने बच्चे की तरह माफ कर दीजिएगा। आध्या को अपने दिल में कुछ चुभता हुआ महसूस हो रहा था। जाहिर था ना उसकी एकलौती बेटी आज शायद किसी की होने वाली थी। जो अभी कुछ घंटों पहले तक सिर्फ अपनी थी, उस पर अब किसी और का हक होने वाला था। ये तो होना लाजमी था। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मिसेज राजपूत ने आध्या को टोका। पापा, ये सब क्या था? आपने एक बार भी इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया? रुद्राक्ष ने बेचैनी में अद्रांश से सवाल किया। अद्रांश कुछ समझा नहीं, उसने नासमझी जताते हुए पूछा, इसमें बताने वाली क्या बात थी रुद्राक्ष? ये फैसला हमारा था और तुम्हें हमारे इस फैसले से दिक्कत क्या है? त्रिजल तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे अच्छे से जानते हो, फिर बात क्या है? रुद्राक्ष को अपना सिर फटता हुआ महसूस होने लगा। उसने अपने आप को शांत किया। पापा, मैंने आपके डिसीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं की और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि त्रिजल गलत लड़का है। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट रोज से बात करनी चाहिए थी, उससे पूछना चाहिए था कि वो क्या चाहती है। अद्रांश ने रुद्राक्ष की बात बीच में काटी। डोंट पैनिक बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए रोज कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो हमारे लिए भी बहुत अजीज हैं। तुम परेशान मत हो, हम बात करेंगे रोज से। अच्छा चलो अब आओ, कहकर अद्रांश आगे बढ़ गया। रुद्राक्ष अद्रांश को जाता हुआ देख बोला, डैड, आप अब काफी देर कर चुके हैं, कैसी लगी पार्टी साले साहब? एकदम से पीछे से त्रिजल की आवाज आई। रुद्राक्ष पलटा, उसने त्रिजल को घूरते हुए फौरन अपने दांत भींच लिए। सच सच बताओ, ये सब तुम्हें पहले से पता था? त्रिजल रुद्राक्ष को गुस्से में देख बोला, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों हो क्या गया? रुद्राक्ष ने गुस्से में त्रिजल का कॉलर पकड़ लिया। जितना पूछा है सिर्फ उतना जवाब दो, हाँ या ना। त्रिजल अभी भी मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ, मैं जानता था, क्योंकि ये सब मेरे कहने पर ही तो हुआ है। लेकिन साले साहब, आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने मेरा कॉलर पकड़ा, रिश्ते में बड़े होने का फायदा उठा रहे हो। हाँ। त्रिजल की बात पूरी होते ही रुद्राक्ष की पकड़ उसके कॉलर पर कस गई। उसने त्रिजल को धमकाते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम्हें अपनी मौत को बुलाया है। तुम्हें अच्छे से पता है रोज किसकी है, लेकिन फिर भी रोज मेरी है रुद्राक्ष। अगले ही पल त्रिजल ने रुद्राक्ष का हाथ झटक उसके सीने से सीना मिलाते हुए अपने दांतों को भींच लिया। त्रिजल उसकी आंखों में आंखें डाले बोला, चाहे जो हो वो सिर्फ मेरी है, ये बात तुम खुद भी जल्द समझ जाओ रुद्राक्ष, और अब वो मेरी ही रहेगी। अगले ही पल रुद्राक्ष के होठों पर कट्टर मुस्कुराहट खिली। वो गुर्राता हुआ बोला, तैयार रहना। सिड अवनी को खींचते हुए अशोका विला के अंदर लाया। अशोका विला का माहौल पहले से गर्म था। अंदर आते ही सहमी हुई अवनी और भी ज्यादा कांप गई। सिद्धार्थ, एक आवाज ने अवनी का ध्यान खींचा। उसने सिर उठाकर सामने देखा। मॉम। सिड के मुंह से मॉम सुन अवनी की आंखें फैल गई। उसने सिड से नजरें हटाकर सामने देखा। सामने शौर्य के सामने एक औरत खड़ी थी, जो अभी इतनी भी औरत नहीं लग रही थी। पर ये कौन थी? सिद्धार्थ।
तुम्हारे डिड्डा मेरे साथ इतना गंदा बिहेव कैसे कर सकते हैं? क्या ये भूल गए कि हमारी अगली शादी हो चुकी है? सान्या ने सिड से साफ साफ सवाल किया। शौर्य फौरन आगे बढ़ा, अपनी बकवास बंद करो। क्या मजाक है ये सब? सिड शौर्य की बातों पर बेपरवाही से हंसने लगा। उसने अवनी का हाथ पकड़ सामने खींचा और अवनी से बोला, तुमने अपनी सासू मॉम से मुलाकात नहीं की ना माय फर्स्ट वाइफ? चलो अभी कर लो। ये है तुम्हारी मदर इन लॉ सान्या। शौर्य अशोका। सिड। शौर्य अचानक इतनी तेज चिल्लाया कि उसकी आवाज पूरे अशोका विला में गूंज उठी। गहरी नींद में सोए मिस्टर देवांश की आंख भी फौरन खुली, लेकिन सिड को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसने शौर्य की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर अशोका? आपकी आवाज आज इतनी उठी हुई क्यों है? क्या आपको अपना सरप्राइज पसंद नहीं आया? एनीवेज मुझे तो आपकी वाइफ और मेरी मॉम मुझे बहुत पसंद आई। थैंक्स मॉम। कहते हुए सिड ने सान्या को हक किया। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। शौर्य ने अपनी मुठ्ठियां कसी और दांतों को भींचे बोला, सिड, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मिस्टर अशोका, मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा था। एक्चुअली मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका हूँ, सिड ने बड़े मजाकिया लहजे में शौर्य को जवाब दिया। सान्या आगे आकर बोली, मिस्टर पति, अब आप अपने हाथ पांव चलाकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब मेरे पास आपकी बीवी होने का ऑफिशियल लाइसेंस है। शट अप। शौर्य सान्या पर चिल्लाया। वो इस वक्त किसी खतरनाक शैतान से कम नहीं लग रहा था। एक पल के लिए सान्या और अवनी की रूह कांप गई, लेकिन सिड उसके सामने यूं ही खड़ा रहा। उसने सान्या से अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मॉम, अब हम चलते हैं, कल आप अपनी बहू से आराम से मिल लीजिएगा। फिलहाल मुझे इससे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। सिड ने पलटकर अवनी बेहद नफरत से घूरा। आज उसने जो कुछ भी किया था सिर्फ इस लड़की की वजह से किया था। शौर्य ने सिड को रोकते हुए कहा, पहले इस औरत को यहाँ से निकालो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिड ने सवालिया नजरों से शौर्य को देखा। और मैं अपनी मॉम को क्यों यहाँ से जाने के लिए कहूँ? शौर्य दांत भींचे बेरहमी से बोला, तो फिर मैं इसे धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर पति। सान्या शौर्य के सामने आई। वो कुछ रुकी और सिड से बोली, सिड बेटा, क्या आपको इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है? तो आप जा सकते हैं, मैं इन्हें अच्छे से हैंडल कर लूंगी। सिड फौरन आगे आया और सान्या को हक करता हुआ बोला, ओह थैंक यू सो मच मॉम, लव यू टू मेरा बच्चू। सान्या ने प्यार से सिड के गालों को छुआ। शौर्य ये सब बकवास अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखता रह गया। अवनी को सान्या और सिड की ये हरकतें कुछ समझ नहीं आ रही थी। सिड अगले ही पल अवनी का हाथ पकड़ उसे खींचता हुआ लेकर निकल गया। हाँ तो बोलिए मिस्टर पति, क्या प्रॉब्लम है आपको? और क्या कहा आपने, आप मुझे धक्के मार कर निकालेंगे? ओह, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत है, तो फिर आप ये हिम्मत मुझ पर आजमाए। सान्या ने शौर्य को चैलेंज किया। शौर्य सान्या के सामने आता हुआ बोला, कान खोल। आप मेरी बात कान खोल कर सुनिए मिस्टर पति। आज आपको अपनी इस शादी से बुरा लग रहा है। क्या आपने सोचा है जब आपने अपने ही बेटे के साथ ये सब किया, उसकी एक अनजान लड़की से बिना इसकी मर्जी जाने शादी करा दी, तब उसे कैसा लगा होगा? खैर छोड़िए। सान्या ने सांस ली, लेकिन आप ये बात अच्छे से समझ जाए कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मैं सच में आपकी बीवी हूँ, आज से, अभी से, और हमेशा के लिए, जब तक मैं मर नहीं जाती। उसने शौर्य की ओर पेपर की थर्ड इमेज पास करते हुए कहा, ये आपके और मेरी मैरिज डॉक्यूमेंट्स, चाहे तो आप आराम से इसे अपने लॉयर से चेक करवा सकते हैं, और हाँ, जल्द ही हमारा मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। रोज। अचानक अद्रांश ने जाती हुई इनायत को आवाज लगाकर रोका। इनायत का चेहरा उतरा हुआ साफ नजर आ रहा था, ऐसा जैसे वो बस खुलकर रोना चाहती हो। उसने अपने अंदर बहुत कुछ दबाया हुआ हो। वो बस अक्ष को सब कुछ बताना चाहती थी। इधर आइए। अद्रांश ने उसे अपने पास बुलाया। इनायत खामोशी से उसके पास चली आई। अद्रांश ने उसे अपनी बाहों में भरा। रोज, हमने जो फैसला लिया, क्या आपको उसने कोई भी ऐतराज है? इनायत ने पलकें उठाकर अद्रांश को देखा। अद्रांश बोला, हम जानते हैं आपका जवाब क्या होगा, पर हमें आपके मुंह से सुनना है। त्रिजल बहुत अच्छा लड़का है बेटा, वो आपको हमेशा खुश रखेगा। इनायत को अद्रांश की आंखों में एक अजीब सी खुशी नजर आ रही थी। उसने अपने आंखों में भरते आंसुओं को छुपाने के लिए फौरन नजरें फेर ली। रुद्राक्ष वहीं खड़ा इनायत को देख रहा था। आखिर वो इतनी खामोश कैसे हो सकती थी? इनायत अपने कमरे में आई और फौरन अपना फोन निकाला कर अक्ष को बेचैनी में कॉल करने लगी। उसके हाथ लगभग थरथरा रहे थे। प्लीज 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 फोन उठा लीजिए प्लीज। इनायत बेचैनी में अपने फोन कांपते हाथों से संभाले बार बार कॉल कर रही थी।
पर अफसोस अक्ष का हर कॉल अनरीचेबल जा रहा था। असल में अक्ष इस वक्त अपनी मीटिंग में बिजी था, चाहकर भी कोई उसे कांटेक्ट नहीं कर सकता था। अक्ष इस बात से अनजान अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन में बिजी था। इनायत का माइंड पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। कुछ भी सोचने समझने की क्षमता वो जैसे खोसी चून की थी। इधर रुद्राक्ष भी अपने कमरे में अक्ष से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। चाहे दोनों के बीच कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन उसने इनायत का प्यार और अक्ष की पॉजिटिवनेस बखूबी देखी थी। रुद्राक्ष ये भी जानता था अगर उसने समय रहते कुछ नहीं किया तो अक्ष उसे भी नहीं छोड़ेगा। लाजमी उसे अक्ष से किसी मामले में डर नहीं था, सिवाय फिजा। अगर अक्ष से इनायत दूर होती तो बेशक अक्ष उससे फिजा को हमेशा के लिए दूर कर देता। अब चाहे ये उसे सेल्फिश ही क्यों ना बना दे। गॉड डैम इट, रिसीव माई कॉल, रुद्राक्ष चिल्लाया। अशोका विला, तो तलाक चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी लाइफ इतनी आसानी से बर्बाद करोगी और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा? लिसन, तुम तब तक यहाँ से हिल भी नहीं सकती जब तक मैं नहीं चाहूंगा। एंड हाँ, तैयार हो जाओ। सिड ने अवनी की आंखों में झांकते हुए एक अजीब सा लुक पास किया। अब तुम सिद्धार्थ अशोका को देखोगी। अवनी खामोश ही रही। वो आखिर कहती भी क्या, अभी अभी इतना कुछ हो गया कि सब कुछ उसके समझ से बाहर था। सिड फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की ओर बढ़ा। आपके कहने से मैं ये कमरा छोड़कर नहीं चली जाऊंगी। ये मेरा भी उतना ही है जितना कि आपका। सान्या की बातों पर शौर्य बिफरते हुए बोला, मुझे मजबूर मत करो वरना आपकी चिंदी धमकियों से सच में मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता मिस्टर पति। और वैसे भी कैसे घटिया किस्म के इंसान हैं आप। अपने बेटे के साथ जो किया उसने आपको तकलीफ नहीं हुई और अब वही चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। वाओ, सान्या ने फौरन ही शौर्य की बात काटी। शौर्य उसकी ओर बढ़ा, लेकिन सान्या ने उसके साइड से निकलकर बेड की तरफ जाते हुए लापरवाही से कहा, एनीवेज, मुझे अब और बहस नहीं चाहिए। आज का कोटा पूरा हुआ, प्लीज अब आप भी अपना काम कीजिए और मुझे सोने दीजिए। बाकी हम कल खा पीकर वापस कंटिन्यू करेंगे। ये बोल सान्या फौरन शौर्य के बेड पर लेट गई। शौर्य सिड नहीं था, वो सिड और सान्या की हरकतें समझ चुका था। सिड का तो उसे समझ आ रहा था, पर सान्या, आखिर सान्या इन सब में क्यों इन्वॉल्व हुई? उसे क्या मिलने वाला था? शौर्य ये समझ नहीं पा रहा था। पर खैर उसने ये बात सान्या से इत्मीनान से पूछने की ठानी। पर अपने बेड पर सान्या को सोता हुआ देख वो फौरन आगे बढ़ा और गुस्से भरे ठंडे लहजे में बोला, तुम्हें जो करना है करो लेकिन मेरे बेड से उठो। सान्या झटके से उसकी ओर पलटी। हैं? कुछ कहा आपने? आई टोल्ड यू टू गेट अप फ्रॉम हियर, इस बार शौर्य तेज आवाज में चीखा। सान्या काफी शांति से सीधी हुई बेड के हेड रेस्ट से टेक लगाया और अपना माथा टिकाते हुए शौर्य की देख बोली, अगर ये आपकी जगह है तो मैं दूसरी साइड शिफ्ट होने के तैयार हूँ, लेकिन अगर आप मुझे ये बेड छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं तो माफी चाहती हूँ, आपका ये ख्वाब अधूरा रहने वाला है। ये जवाब सुनकर शौर्य की मुट्ठियां कस गई। सान्या चुपचाप दूसरी तरफ शिफ्ट हुई और शौर्य की ओर मुंह करके लेट गई। शौर्य सिर्फ अपना दिल जलाता रह गया। अगले ही पल शौर्य तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। उसे जाता हुआ देख सान्या के होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। सिड बाहर आया और आकर अपनी जगह पर लेटने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। उसने पलटकर अब भी वहीं खड़ी अवनी को घूरा और लापरवाही से उसे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करता हुआ बोला, तुम्हारे मॉम डैड ने क्या तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि एक हस्बैंड अगर घर वापस आए तो उसने डिनर के लिए पूछते हैं? हालांकि ये कहते हुए सिड के लहजे में हस्बैंड वाला टोन था, लेकिन अवनी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने गुर्राते हुए सिड से कहा, ये बात तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं ना कि आपके पापा और आपकी विशु माँ ने आपको क्या सिखाया है? यही। सिड की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो तेजी से अवनी की ओर बढ़ा, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा लंबी नहीं चलने लगी? आपने हमें बोलने पर मजबूर किया, आपने खुद हमारे माँ बाबा को बीच में घसीटा। अगर आप बोलने की हिम्मत रखते हैं तो सुनने की हिम्मत भी रखिए। इतना बोलते अवनी की आंखों से आंसू का एक खूबसूरत कतरा फिसलते हुए गिरा। उसकी डगमगाए आवाज को सुन सच में सिड को एहसास हुआ उसके कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो जैसे कुछ कहने को आगे हुआ, अवनी तेज कदमों से बाहर निकल गई। शिट, सिड अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए बेड पर बैठ गया। जाहिर उसे काफी ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगा था। कुछ सोचकर सिड खड़ा हुआ और अवनी को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकला। उसने चारों तरफ देखा, हॉल में कोई नहीं था। वो सीधा किचन की ओर बढ़ा तो उसे उसके लिए डिनर बनाती हुई अवनी नजर आई। वो रो रही थी। बार बार काम करते हुए वो अपने आंसुओं को पोंछती और अपने आप को संभालने की कोशिश करती, पर अफसोस वो अपनी कोशिश में नाकामयाब थी। सिड उसे देख उसके पास जाकर उससे बात करना चाहता था, पर ना जाने क्या था जो उसे बार बार चुप कर देता।
वो उल्टे पांव वापस चला गया। सिंगविला। रुद्राक्ष इनायत के कमरे में आया। अमूमन इनायत का डोर बंद ही रहता था, लेकिन आज दरवाजा यूं ही खुला था। कमरा बिल्कुल खाली था, शांति और उस शांति में बसी इनायत की खुशबू। बस इतना ही। रुद्राक्ष ने गहरी सांस छोड़ बालकनी की ओर अपना कदम बढ़ाया। बालकनी में लगे अपने खूबसूरत झूले पर सोई हुई इनायत को देख रुद्राक्ष उसके सामने आया। इनायत का फोन, जिसे उसने अपने सीने से लगाकर अपने आप को सिकुड़ा हुआ था। उसकी आंखों से बहते आंसुओं से उसके नाजुक चेहरे पर काली लकीरें बनाई हुई थी। नींद में होने के बावजूद इनायत रो रही थी, जिसकी गवाही उसकी सांसें दे रही थी। रुद्राक्ष इनायत के चेहरे पर दर्द साफ देख सकता था। उसका दिल एक तेज दर्द से भर उठा। वो उसके सामने अपने निस पर बैठा और अपनी नम आंखों से इनायत को देखने लगा। को बहुत कुछ कहना चाहता था, पर क्या कहे उसे भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और आंखें बंद कर ली। सिड ने काफी आराम से डिनर किया और खुद ही अपने प्लेट्स रखकर वापस आया। उसने लाइट्स ऑफ करने से पहले काउच पर बैठी अवनी को देखा, जो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे पहली बार दुल्हन बनकर वो यहाँ आई थी। वो बिल्कुल वैसे ही बैठी हुई थी। सिड को पता नहीं क्यों, पर अवनी की ऐसी चुप्पी से डर लग रहा था। उसने बस खामोशी से लाइट्स ऑफ की और अपनी जगह पर लेट गया। उसने अवनी के आने का इंतजार किया, पर अवनी की आहट भी उसे महसूस नहीं हुई। उसने करवट बदलकर अवनी को देखना भी चाहा, लेकिन अंधेरे में उसे अवनी परछाई भी नहीं दिख पाई। अगली सुबह इनायत को काफी तेज फीवर चढ़ चुका था। रुद्राक्ष बिन बोले अपने मॉम डैड से नाराज अकेले ही इनायत की केयर कर रहा था। अक्ष का अब भी कोई कॉल मैसेज नहीं आया था। कल रात से ऐसा कोई पल नहीं बिता होगा जब उसने अक्ष को कॉल करने की कोशिश ना की हो, और अब भी वो लगातार अक्ष कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। आध्या इनायत के माथे को ठंडे पानी से सकते हुए परेशान सी बोली, कल पूरी तरह ठीक थी, लेकिन पता नहीं अचानक इतना बुखार कैसे चढ़ गया। आग की भट्टी की तरह शरीर जल रहा है। कितनी बार कहा है कमरे में सोया करो, पर मजाल है जो मेरी बात सुन ले। ना जाने क्या सुकून मिलता है बाहर सोकर। आध्या की बातों को सुनते हुए रुद्राक्ष उसके पास आया। उसने आध्या के हाथों से कपड़ा लेते हुए कहा, आप परेशान मत हो माँ, जल्दी ठीक हो जाएगी। ये कहकर रुद्राक्ष खुद इनायत के माथे को सेकने लगा। आध्या को आज ना जाने क्यों, लेकिन रुद्राक्ष का बर्ताव खटक रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इधर अशोका विला में अवनी सान्या के साथ थी। सान्या ने मुस्कुराते हुए अवनी का चेहरा थामा और उसके चेहरे को निहारते हुए बोली, सच में बहुत खूबसूरत हो, पता नहीं क्यों सिर्फ तुम्हें देख दूर भागता है। गलती उसके में नहीं है, असल में वो अपने डिड्डा पर जो गया है। पर तुम टेंशन मत लेना, हम दोनों सास बहू अब साथ में मिलकर अपने अपने अकड़ों पतियों को सीधा करेंगे। मम? सान्या ने पूछा। अवनी कुछ सोचते हुए बोली, आप सिद्धार्थ की अपनी माँ हैं। उसके सवाल पर सान्या एक पल के लिए अपने मुस्कुराहट को छोटा पड़ते हुए महसूस करने लगी, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और वापस मुस्कुराते हुए अवनी का हाथ थामा। मैंने सिर्फ को जन्म नहीं दिया, पर अब जब मैं शौर्य की वाइफ हूँ तो बेशक मैं उसकी अपनी माँ हूँ, और वो मेरे बेटे से कम नहीं। अवनी की आंखों में अब भी कई सारे सवाल थे, जिनके जवाब वो जानना चाहती थी। सान्या ने अवनी का हाथ पकड़ा और बोली, अच्छा चलो, तुम्हें जो जो सवाल करने हैं करो, मैं तुम्हें सबके जवाब दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। बोलो, मंजूर है? अवनी उसे हैरानी से देखने लगी। सान्या उसकी नादानी पर मुस्कुराई। घबराओ मत, मुझे बस तुम्हारी हेल्प चाहिए। असल में मैं तो तुम्हारी सास हूं, पर मुझे किचन का कोई भी काम नहीं आता, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। बोलो, मंजूर है कि नहीं? सान्या बिल्कुल एक दोस्त की तरह मुस्कुराती हुई बोली। अवनी को सान्या का नेचर बहुत अच्छा लगा। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट अपने आप खिल गई। उसने फौरन अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। वॉट? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर अशोका? और सान्या ऐसा? सान्या का भाई लगभग हताश हुआ बोला। शौर्य उसके सामने बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। सान्या का भाई बोला, मिस्टर अशोका, मुझे सच में इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। मुझे सच में लगा नहीं था कि, प्लीज आप मुझे टाइम दीजिए, मैं सान्या से बात करूंगा। शौर्य काफी ठंडे लहजे में लगभग वार्निंग के साथ बोला, जितना जल्दी हो सके आप अपनी बहन को समझाएं, वरना मुझे अपना अगला कदम उठाने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। इतना बोल शौर्य चुपचाप तेज कदमों से वहां से बाहर निकल गया। सिड आज पूरा दिन घर पर रहने वाला था, और कल से 2 दिन वो फिर से बिजी ही रहने वाला था। लेकिन आज उसे अवनी के सामने होने के बावजूद भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो जितनी बार अवनी को देख रहा था, उसे इतनी बार गुस्सा चढ़ रहा था। उसने अवनी को घूरा और अपने दांत भींचे अपने आप से बोला, क्या हो रहा है मुझे? इस लड़की से मुझे इतना इफेक्ट क्यों पड़ रहा है?
अच्छा है ये मुझसे दूर हैं लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों? सान्या ने सिड से कहा। सिड, आपको सच में काफी टैलेंटेड बीवी मिली है, आपको अवनी की कदर करनी चाहिए है। काफी कम लोग होते हैं जिनकी बीवियों के पास इतने टैलेंट हो। सान्या की आवाज पर सिड सेंस में आया। अवनी ने सान्या की बातों पर अपना सिर झुका लिया और बोली, हम ये दादाजी को देकर आते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।